हेलो बच्चों, आज हम लोग देखते हैं डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। बेसिकली 2D में जब हम लोगों ने देखा था कि स्लोप क्या होता है, स्लोप जो होता है वो हमें बताता है कि जो लाइन है वो एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, कितना वो टिल्टेड है, क्या उसका ओरिएंटेशन है। इसी तरह से 3D में भी, अब 3D में जो स्लोप होता है, स्लोप का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करते हैं 3D में, एंड दैट विल बिकम ओरिएंटेशन इन 3D, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, तो मान लेते हैं जो हमारा लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ बीटा एंड पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है। तीनों एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहा है। उन तीनों एंगल्स की जो कोसाइन वैल्यू होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। तो इफ अ लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा एंड गामा with positive x-axis, y-axis and z-axis respectively, then its direction cosine will be cos alpha, cos beta and cos gamma। ये हमारे डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। तो डायरेक्शन कोसाइंस को हम cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा से डिनोट कर रहे हैं, बार बार ये ना लिखना पड़े इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एल एम एंड एन। L is equals to cos alpha, not similar, it is equals to cos alpha। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लिया ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये है z एक्सिस और ये हमारा ओरिजिन है, और एक कोई लाइन है जो कि x एक्सिस के साथ, सॉरी पॉजिटिव x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है, पॉजिटिव y एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रही है, एंड पॉजिटिव z एक्सिस, z एक्सिस इस तरह से है तो हमारा ये एंगल होगा गामा। तो हम इस तरह से तो इसको दिखा नहीं पाएंगे, तो यहां से इसको ड्रॉ कर रहे हैं इस तरह से। बेसिकली ये जो गामा एंगल है वो z एक्सिस से इस तरह से बना रहा है, दैट इज इक्वल्स टू गामा। तो अगर हमें एक बार एंगल पता चल जाए कि जो लाइन है वो x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, तो हम उसके डायरेक्शन कोसाइंस लिख सकते हैं cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा की मदद से। अब डायरेक्शन कोसाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, पहली प्रॉपर्टी है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। मतलब डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर्स का जो सम होता है वो होता है इक्वल्स टू 1। इसका प्रूफ भी बहुत ही आसान है। मान लेते हैं कि ये जो लाइन है इस पर एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स है x, y एंड z। तो और O और P के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल्स टू r। मान लिया कि r है, तो इस OP का x एक्सिस पर जो कंपोनेंट आएगा, मान लिया ये पॉइंट है px, x जो है सबस्क्रिप्ट में लिखा है, तो ये पॉइंट अगर px है तो OP का लेंथ क्या होगा, अगर ये एंगल है अल्फा x एक्सिस के साथ, तो हमने ये वेक्टर में पढ़ा है, ये लेंथ होता है r cos अल्फा, दैट इज इक्वल्स टू x। ये x कंपोनेंट है, तो x यहां से मिला हमें r cos अल्फा। इसी तरह से हमें बताओ y कितना होना चाहिए, सिंस y के साथ एंगल है बीटा, तो y हो जाएगा r cos बीटा, एंड सिमिलरली z मिलेगा r cos गामा। ठीक है, तो यहां से हमें तो क्या चाहिए, l चाहिए। l मतलब cos अल्फा, m मतलब cos बीटा, n मतलब cos गामा। तो cos अल्फा कितना आ गया, x अपॉन r, cos बीटा कितना आ गया, y अपॉन r, एंड cos गामा कितना आ गया, z बाई r। और क्या चाहिए, स्क्वायर भी चाहिए, तो स्क्वायर करके अगर सम करें cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू, यहां से हमें मिलेगा x स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, y स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बाय r स्क्वायर। cos स्क्वायर अल्फा हमने पढ़ा है, cos तो क्या होता है, l ही होता है हमारा, जिसको लिख दिया l स्क्वायर m स्क्वायर, इसको लिख दिया n स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, जो O है ओरिजिन, उसकी पॉइंट P से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, OP के जो डिस्टेंस है दैट इज r। r को हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमें दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता है तो स्क्वायर रूट ऑफ
x माइनस जीरो का स्क्वायर एक्स वाई माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस जेड माइनस जीरो का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू आर। तो ये जो ऊपर चीज लिखी हुई है आर स्क्वायर और नीचे भी आर स्क्वायर दैट इज व्हाई दिस इज इक्वल्स टू 1। तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है। इसी प्रॉपर्टी पर वैसे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लिया कि कोई लाइन है जिसका x एक्सिस के साथ एंगल है 60 डिग्री, y एक्सिस के साथ एंगल है 150 डिग्री। तो बताओ गामा कितना होगा, मतलब कि z एक्सिस के साथ वो लाइन कितना एंगल बना रही है, ये हमसे पूछा है। तो सिंपल सी बात है, इन तीनों में जो रिलेशन है हमें पता है l² + m² + n² = 1। मतलब cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा = 1। cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2 और इसका स्क्वायर। cos 150 कितना होता है cos pi - 30 दैट इज -√3/2 उसका स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर गामा = 1। ये हो जाएगा 1/4, ये मिला हमें 3/4 प्लस cos स्क्वायर गामा = 1। 1/4 प्लस 3/4 = 1। इस तरफ भी 1 है, 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो cos स्क्वायर गामा = 0। cos स्क्वायर = 0 तो cos भी 0 होना पड़ेगा और cos की वैल्यू 0 कब होती है π/2 पे। π/2 पर 0 हो रही है, इसका मतलब जो गामा एंगल है वो कितना है π/2। मतलब जो लाइन है वो हमारी z एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है π/2। तो इस प्रॉपर्टी पर बेस इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग आराम से कर सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी होगी, अगर एल एम और एन किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियो कोसाइंस है तो -l -m और -n भी उसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। मतलब if L, M and N are डायरेक्शन कोसाइंस को पूरा लिखने के बजाय हम लोग इसको लिख देते हैं DCs, डायरेक्शन कोसाइंस। तो शॉर्ट में आपसे हम लोग यही यूज करेंगे। तो if L, M and N are direction cosines of a line, then -L, -M and -N are also direction cosines of the same line. तो अगर मैं बोलूं कि 1/√3 1/√3 1/√3, ये किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस है। तो अगर कोई बंदा बोले कि -1/√3 -1/√3 -1/√3, ये नहीं होंगे क्या? ये भी होंगे, बिल्कुल होंगे। कैसे बोल सकते हैं? सेकंड प्रॉपर्टी को देख करके ये बात बता सकते हैं। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, अगर कोई लाइन तीनों एक्सिस के साथ सेम एंगल बना रही है, मतलब ये एक स्पेशल केस हम लोग ले रहे हैं। इफ अ लाइन makes same angle या बोलो equal angles with all three axes, then direction cosines of that line will be 1/√3 1/√3 and 1/√3। सिमिलरली माइनस के साथ भी हम यही बात बोल सकते हैं बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। ये कैसे होता है? बहुत ही सिंपल है। हमने क्या बोला, ये तीनों इक्वल एंगल है, मतलब अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा। तो यहां से हमें पता चला cos अल्फा इज इक्वल्स टू cos बीटा इक्वल्स टू cos गामा। तो l² प्लस m², अब m की जगह भी मैं वापस cos अल्फा रख सकता हूं। तो ये हो गया l² और इक्वल्स टू 1।
ठीक है, एन स्क्वायर की जगह भी वापस एल स्क्वायर, तो यहां से हमें मिला 3l स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो l स्क्वायर मिला 1/3 और यहां से हमें l मिलेगा प्लस माइनस 1/√3। जब हम लोग प्लस ले रहे हैं तो फिर सब में प्लस ही लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि cos अल्फा इज इक्वल्स टू cos बीटा इज इक्वल्स टू cos गामा, तो या तो ये होंगे या फिर इसी को हम बोल सकते हैं -1/√3 -1/√3 माइनस 1/√3। तो ये तीन प्रॉपर्टीज है, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है डायरेक्शन कोसाइंस की। अब हम लोग जो देखते हैं वो है डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? जैसे हमने देखा था कि वेक्टर में एक यूनिट वेक्टर होता है, अगर हम उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो उसके पैरेलल बहुत सारे वेक्टर्स हमें मिल जाते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, जो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस है उनको अगर हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें बहुत, अब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें नॉन जीरो कांस्टेंट, इनफाइनाइटली मेनी कांस्टेंट्स हैं, तो इनफाइनाइटली मेनी 3 नंबर्स हमें मिलेंगे उनके कोरेस्पॉन्डिंग। क्या वो सभी डायरेक्शन कोसाइंस होंगे? हाँ, वो सारे डायरेक्शन रेशियोज होंगे। तो कोई भी नंबर्स जो कि उन तीनों डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल है उनको हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज। तो इसको भी लिख लेते हैं, डायरेक्शन रेशियोज डीआर, शॉर्ट में इन्हें क्या बोलते हैं? डीआर। तो द नंबर्स proportional to direction cosines are called direction ratios of the line। इनको हम लोग किस तरह से डिनोट करते हैं? एंड डिनोटेड बाय ए बी सी, जरूर नहीं ABC, हम लोग यहाँ पर जनरली ये टर्म यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने बोला कि ये प्रोपोर्शनल नंबर्स है, मतलब A इज प्रोपोर्शनल टू L एंड B जो है वो प्रोपोर्शनल होगा M के और C जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा N के। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट मिलेगा हमें, तो मान लेते हैं कि वो जो कांस्टेंट है दैट इज K, यहां से भी मिलेगा, ये ठीक है। तो यहां से हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो अगर मैं यहां से L की वैल्यू यहां पर रखूं तो L कितना है? A अपॉन के, ये हो जाएगा B अपॉन के और ये हो गया C अपॉन के, दैट इज इक्वल्स टू 1। K स्क्वायर तीनों में कॉमन आके उस तरफ चला जाएगा, तो K स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो यहां से हमें K की वैल्यू मिली प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। हमें क्या चाहिए? ABC। ABC हमें पता है कि K इंटू L, और ये K की वैल्यू अगर हम यहाँ रख देंगे तो यहाँ से हमें L की वैल्यू मिल जाएगी। L मतलब डायरेक्शन कोसाइन। अगर हमें ABC किसी लाइन की गिवन है, अगर ये K की वैल्यू हम लोग वहां रखते हैं तो L हमें कितना मिल गया? A अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। M कितना मिलेगा? ये तो तब मिला जब हमने K की वैल्यू पॉजिटिव वाली, सिमिलरली नेगेटिव वाली भी ले सकते हैं। तो LMN मैंने तो बोला ही, अगर LMN किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है तो -L भी उसी लाइन के होंगे, तो आप कोई भी एक साइन लेकर वो लिख सकते हैं। तो अगर मैं जैसे बोलूं कि किसी लाइन की डायरेक्शन कोसाइन है, सॉरी डायरेक्शन रेशियोज है 2, 4 एंड 3 या -3, तो अगर मैंने तुमको डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं तो क्या डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ से किस चीज की जरूरत पड़ेगी? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर की। यहाँ पर A B C दिया हुआ है तो बताओ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर कितना होगा? दैट इज 4 प्लस 16 प्लस 9, ये हो गया हमारा 29। तो स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर मिलेगा रूट 29।
तो यहाँ से हमने L लिख दिया बड़े आराम से 2/√29। इसी तरह से M लिख सकते हैं 4/√29 और N लिख सकते हैं -3/√29। हम लोग चाहे तो माइनस वाला भी काम में ले सकते हैं, माइनस वाला अगर काम में लेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। दोनों ही हमें क्या दे देंगे, डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक, तो डायरेक्शन रेशियो से तुम लोग सिर्फ इतना समझो कि ये कुछ भी नहीं है, डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल नंबर्स है, कुछ k टाइम्स। अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज है, वो देख लेते हैं। अच्छा, अगर हमें किसी लाइन पर 2 पॉइंट्स पता है तब हम उस लाइन के सीधे डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? मान लिया ये कोई लाइन है, इस पर हमें 2 पॉइंट्स पता है, ए दैट इज x1 y1 z1 और b के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x2 y2 एंड z2। ये जो लाइन है और AB के बीच का जो डिस्टेंस है मान लिया वो है k। इस लाइन का अगर मैं कंपोनेंट निकालना चाहूं x एक्सिस पर तो वो कितना आएगा? इस लाइन का x एक्सिस पर प्रोजेक्शन या कंपोनेंट कितना आएगा? ये जो कंपोनेंट है यहां से लेकर यहां तक, ये कितना मिलेगा हमें? k cos अल्फा, अगर ये लेंथ k है तो। और ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x2, 0 0। इस पॉइंट का x एक्सिस पर ये जो प्रोजेक्शन है ये कितना है? x1 0 0। तो अगर इन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हम देखें तो x2 - x1 है, दैट इज इक्वल्स टू k cos अल्फा। सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं y2 - y1 कितना होगा? k cos गामा एंड z2 - z1 कितना हो जाएगा? सॉरी, y के साथ एंगल बीटा है और इस z के साथ एंगल कितना है? गामा। x2 - x1 की वैल्यू आ गई, y2 - y1 की आ गई और z2 - z1 की आ गई। ये इसको ध्यान से देखो, ये कितना है? cos अल्फा दैट इज l, ये m है और ये कितना है? n। l m n के प्रोपोर्शनल ही ये सारे नंबर्स, x2 - x1 भी l के प्रोपोर्शनल है, ये m के प्रोपोर्शनल है, मतलब डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल है। तो क्या ये डायरेक्शन रेशियोज का काम नहीं कर रहे? तो x2 - x1, y2 - y1 एंड z2 - z1 ये हमारे किसका काम कर रहे हैं? डायरेक्शन रेशियोज का काम कर रहे हैं। डायरेक्शन रेशियो। अब तुम एक बार इसको देखो, अगर मैं एक वेक्टर बनाऊं इन 2 पॉइंट से, ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर क्या होगा? x2 - x1 i कैप, y2 - y1 j कैप एंड z2 - z1 k कैप। तो उस वेक्टर के जो कंपोनेंट्स है वही तो हमें ये दे रहे हैं डायरेक्शन रेशियोज। तो ए बी वेक्टर हम सीधा लिख सकते हैं x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप z2 - z1 k कैप। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि अगर हमें एक लाइन दी हुई है उसके डायरेक्शन रेशियोज हमें पता है, मान लीजिए ये डायरेक्शन रेशियोज, तो हम इस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर लिख सकते हैं ए बी उन्हीं डायरेक्शन रेशियोज की मदद से। इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर हमें किसी लाइन के पैरेलल कोई वेक्टर दिया हुआ है तो हम उनके कंपोनेंट्स को ही क्या बोल देंगे? डायरेक्शन रेशियोज। वाइस वर्सा भी ये बात ट्रू है। अब अगर किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस पता है, पहली प्रॉपर्टी हम देख सकते हैं कि लेट L M N and A B C are direction cosines and direction ratios of a line respectively, then लाइन दी हुई है, उसके डायरेक्शन कोसाइंस पता है, डायरेक्शन रेशियोज पता है, तो हम क्या उस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। देन पैरेलल वेक्टर टू द लाइन, तो
तो वो क्या हो जाएगा, ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप। ये हो गया पैरेलल वेक्टर। पैरेलल यूनिट वेक्टर अगर पूछा जाए तो क्या होगा, पैरेलल यूनिट वेक्टर किसके पैरेलल, लाइन के पैरेलल। तो यूनिट वेक्टर हमारा हो जाएगा एल आई कैप एम जे कैप एन के कैप। ये कैसा है, इसी का जो मैग्नीट्यूड है उससे डिवाइड कर दिया। और अभी हमने देखा था एल क्या होता है, ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो वहां से हमें पैरेलल यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, उल्टी बात भी ट्रू है। अभी जैसा मैंने बताया कि अगर यूनिट वेक्टर या पैरेलल वेक्टर पता है तो हम उसके डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन बता सकते हैं। तो जो डायरेक्शन कोसाइन हो रहे हैं बेसिकली वो यूनिट वेक्टर का काम कर रहे हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर यूनिट वेक्टर या पैरेलल वेक्टर पता है तो आराम से डायरेक्शन रेशियो बताओ, रेशियो पता है तो पैरेलल वेक्टर बताओ। तो ये होगी इसकी प्रॉपर्टी। अब अगर ABC, सेकंड प्रॉपर्टी, अगर ABC किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं, these are the direction ratios of L, then lambda A, lambda B and lambda C are also direction ratios of line L. lambda यहाँ पर ध्यान रहे नॉन जीरो है, कोई भी नॉन जीरो मल्टीपल अगर हम लेंगे तो वो भी डायरेक्शन रेशियो होगा उसी लाइन का। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी, अगर हमें किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियो पता है तो हमें पता है कि उसके पैरेलल वेक्टर हमें मिल गया। पैरेलल वेक्टर मिलने का क्या फायदा हुआ, अगर हम दो लाइंस लेते हैं, उन दोनों लाइंस के पैरेलल वेक्टर हमें पता है तो हम उन दोनों लाइंस के बीच का एंगल बता सकते हैं। किसकी मदद से, उन पैरेलल वेक्टर्स की मदद से। सो एंगल बिटवीन टू लाइंस L1 एंड L2, मान लिया ये हमारा एक लाइन L1 है, ये दूसरा लाइन L2 है। लाइन L1 और L2 के बीच का एंगल मान लिया थीटा है। तो इनका जो पैरेलल वेक्टर होगा, मान लिया L1 का जो पैरेलल वेक्टर है दैट इज B वेक्टर, और L2 के जो पैरेलल वेक्टर है मान लिया दैट इज D वेक्टर। सिंस L1 के जो डायरेक्शन रेशियोज है वो है A1 B1 C1, और L2 के जो डायरेक्शन रेशियोज है A2 B2 एंड C2 है। डायरेक्शन रेशियो पता है तो D वेक्टर पता है, सॉरी L1 के पता है तो B वेक्टर पता है, L2 के डायरेक्शन रेशियो पता है तो हमें D वेक्टर पता है। तो अगर मैं इन वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल लूं तो लाइंस के बीच का एंगल पता चल जाएगा, और दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना हमें आता है। तो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल किस तरह से निकालते हैं हम लोग, cos थीटा इज इक्वल्स टू, यहां पर दो वेक्टर है B एंड D, B वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद D एंड दोनों का मैग्नीट्यूड। ये ठीक है, B वेक्टर भी पता है, क्या है B वेक्टर, यहीं से आ जाएगा A1 I कैप B1 J कैप C1 K कैप, एंड यहां से D वेक्टर हमें मिल गया A2 I कैप B2 J कैप C2 K कैप, दोनों का डॉट प्रोडक्ट A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड। ये ठीक है, यहां से हम लोग थीटा जो कि दोनों लाइंस के बीच का एंगल था वो बड़े आराम से हम लोग बता सकते हैं। इसी में स्पेशल केस होता है कि अगर दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हो गई, अगर दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया, थीटा हमारा कितना है 90 डिग्री, एंड कोस 90 कितना होता है 0, 0 के बराबर आ रही है ये क्वांटिटी, मतलब ये चीज। अगर ये क्वांटिटी 0 के बराबर है तो ऑब्वियसली न्यूमरेटर भी हमारा 0 के बराबर हो रहा होगा। तो ये कंडीशन हमारी आ गई परपेंडिकुलर लाइंस की। तो अगर दो लाइंस है, दोनों के डायरेक्शन रेशियोज हमें पता है, बोला गया है कि दोनों परपेंडिकुलर है, तो हम क्या बोल सकते हैं, उनके डायरेक्शन रेशियोज का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट्स का सम दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसी में ये भी देख सकते हैं कि अगर दोनों लाइंस पैरेलल है L1 एंड L2, तो जो B वेक्टर होगा और C वेक्टर होगा
सॉरी डी वेक्टर जो होगा उनके जो कंपोनेंट्स होगा वो आपस में प्रोपोर्शनल होगा, मतलब a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। ये कब, जब लाइंस पैरेलल है, और ये कब, जब लाइंस परपेंडिकुलर है। ठीक है, इतनी थ्योरी के बाद अब एक क्वेश्चन है हम लोग करते हैं लास्ट में। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, लेट साइड लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड आर A, B, C and ठीक है, तो अगर साइड लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड आर ए बी सी, देन एंगल बिटवीन एनी टू डायगोनल्स is cos inverse plus minus a square plus minus b square plus minus c square upon a square plus b square plus c square। यहाँ पर ये जो है प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर नॉट ऑल ऑफ सेम साइन। मतलब क्या हुआ, मतलब तीनों प्लस प्लस नहीं होने चाहिए या तीनों माइनस माइनस नहीं होने चाहिए एक साथ, कोई भी दो एक साथ हो सकते हैं। तो कोई भी दो डायगोनल क्यूबॉइड जो होगा उसके कोई भी दो डायगोनल अगर हम लोग उठाते हैं और उनके बीच का अगर एंगल पता करते हैं तो वो इन्हीं में से एक आएगा। ये निकालने की कोशिश करते हैं, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए अगर किसी क्यूबॉइड की साइड लेंथ हमें दे रखी है तो फर्क नहीं पड़ता कि क्यूबॉइड कहाँ रखा हुआ है, तो हम लोग तो उसको ऐसी जगह रखते हैं जहां से हमें बहुत आसानी हो। तो मान लिया उसका एक फेस ये हो गया, थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, इसका एक वर्टेक्स को ओरिजिन पर मान लिया है। अब इसकी साइड लेंथ अगर ये ए है, ये मान लिया बी है, और ये जो मान लिया सी है, ये वाली। अगर ये लेंथ ए है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, मान लिया ये पॉइंट ए है, ये हो जाएगा a0 0। अगर ये y पर b है तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,b,0, और अगर ये z पर है तो ये हो गया 0,0,c। ये जो पॉइंट है इसको नाम दे देते हैं b, ये हो गया c, ये हो गया d। d पॉइंट के कोऑर्डिनेट, जो d पॉइंट है ये हमारा x और z प्लेन पर है, तो y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, x कोऑर्डिनेट a हो जाएगा और z कोऑर्डिनेट हो गया c। उसी तरह से ये पॉइंट मान लेते हैं E है जो कि xy प्लेन में है, इसका कोऑर्डिनेट हो गया a, b, 0। ये मान लिया f है, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0, b, c, और कौन सा बचा ये वाला, इसके कोऑर्डिनेट होंगे a, b, c। तो यहाँ पर हम लोग दो डायगोनल्स लेते हैं, एक तो हमने डायगोनल मान लिया, ले लिया OG, ठीक है, एक ले लिया OG। दूसरा डायगोनल हम ले लेते हैं, मान लिया BD। एक बार इनके बीच का एंगल निकाल के देखते हैं कितना आता है। तो एंगल निकालने के लिए इन डायगोनल्स के पैरेलल वेक्टर चाहिए। पैरेलल वेक्टर मतलब हमें डायरेक्शन रेशियो चाहिए। डायरेक्शन रेशियो मतलब उस लाइन पर दो पॉइंट चाहिए, वो हमें दिए हुए, जैसे कि OG। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ OG ये कितना होगा, हमने देखा था दो पॉइंट अगर दिए तो बड़े आराम से x2 - x1
y2 माइनस y1, z2 माइनस z, a माइनस 0, b c माइनस 0। इसी तरह से डायरेक्शन रेशियोज ऑफ BD, तो BD के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, a माइनस 0 कितना a, 0 माइनस b कितना माइनस b, एंड c माइनस 0 कितना c। ठीक है, तो ये दो डायगोनल्स हमने लेके उनके डायरेक्शन रेशियो हमें पता है, तो अब हम क्या करते हैं, एंगल निकाल लेते हैं। तो एंगल के लिए अभी देखा हमने cos थीटा कितना होना चाहिए, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड और इनटू दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड। तो ये दिख रहा होगा जो हमें प्रूव करना है उसी की तरह आ गया, ऑन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एंगल चाहिए तो कोस को इस तरफ ले आओ, कोस इनवर्स n स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऑन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्शन रेशियोज का, उनके बीच का क्या रिलेशन है एंगल्स वगैरह का, उसकी मदद से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को बड़े आराम से कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे डायरेक्शन रेशियोज के बाद कि लाइन की इक्वेशन क्या होती है, पॉइंट्स उसका प्रोजेक्शन क्या होता है, डिस्टेंस क्या है, फिर उसके बाद प्लेन्स की बात करते हैं, प्लेन से पॉइंट का डिस्टेंस, दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस, लाइन एंड प्लेन, कोप्लेनर लाइंस, ये सब हम लोग आगे देखेंगे। थैंक यू। काफी बड़ा